हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पार्ट 2 करेंगे प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का। तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। इससे हमारा जो एक नॉवलिस्ट थे लुइस नाम के, उन्होंने 18th सेंचुरी में क्या डिक्लेयर किया था कि जो प्रिंटिंग प्रेस है वो बहुत ज्यादा एक पावरफुल इंजन है और इससे है ना हमारा जो पब्लिक ओपिनियन है वो एक न्यू तरह से डेवलप होगा और जो उससे जो डेस्पोटिज्म है वो दूर चला जाएगा। तो वो क्या मानते थे कि प्रिंटिंग जो है वो बहुत अच्छा ही एक टाइप से वेपन है जिससे हमारी एक लोगों में एक नई थिंकिंग आएगी। तो इससे इस चीज को प्रोक्लेम करते हुए उन्होंने बोला था कि ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। टायरेंट्स डेस्पोटिज्म, ट्रेम्बल मतलब फियर। तो अब की वर्चुअल राइटर जो हमारी प्रिंटिंग करते हैं या फिर जो पोइट्स वगैरह होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उनसे अब जो टायरेंट्स हैं वो ट्रेम्बल करेंगे। तो इसलिए क्योंकि उनको प्रिंट कल्चर में उसकी पावर में इतना ज्यादा बिलीव था, वो उससे बहुत ज्यादा कन्विंस थे कि अब इसकी वजह से, प्रिंट कल्चर की वजह से लोगों में एनलाइटमेंट आएगी और जो अब डिस्पोटिज्म है उसका जो बेस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मोनार्की सिस्टम, ये सब चीजें अब डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो इसलिए उन्होंने ये सब बोला था। अब प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो प्रिंट कल्चर है उसका फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या नाता है, प्रिंट कल्चर की वजह से कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। प्रिंट कल्चर ने कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर दी थी जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। प्रिंट से है ना जो एनलाइटन्ड थिंकर्स है, मतलब उनमें नए नए आइडियाज आने लग गए, जो बुक्स है उनसे प्रोग्रेस होने लग गई, सोसाइटी में चेंज आने लग गया, लोगों का पब्लिक ओपिनियन चेंज हुआ मोनार्की को लेके। उनको ये लगता था कि भाई जो मोनार्की सिस्टम है वो ठीक नहीं है। उनको जो चर्च की जो अथॉरिटी थी उन पे अटैक होना स्टार्ट हो गया कि हम अगर पब्लिक एक राजा के थ्रू ही क्यों रूल करे, पब्लिक रिपब्लिक होनी चाहिए रूल करने के लिए। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत सारी कंडीशंस क्रिएट हो गई थी। फिर क्या हुआ था, एक डायलॉग डिबेट, एक डिबेट का एक रीजन्स, अलग अलग लोगों की वैल्यूज, अलग अलग उनके नॉर्म्स, इन सब से सोशल रिवॉल्यूशन का एक आइडिया जनरेट हो गया था प्रिंट कल्चर की वजह से। और 70-80 तक जो लिटरेचर है, जो हमारी पढ़ाई है या फिर जो एजुकेशन है, उन्होंने तो जो मोनार्की सिस्टम है या फिर जो रॉयल कल्चर है, राजाशाही महाराजाओं की जो कल्चर है, उनको तो उन्होंने क्रिटिसाइज करना भी स्टार्ट कर दिया था कि भाई जो मोनार्की है उसकी वजह से जो कॉमन मैन है, जो जनरल पीपल है, उनको हार्डशिप हो रही है और जो बड़े बड़े नोबल्स है, मोनार्क्स है, वो अपनी अच्छे से मजे में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इसकी वजह से जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था और प्रिंट कल्चर का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे। अब ऐसे ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद 19th सेंचुरी में क्या हुआ, 19th सेंचुरी में जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से जो बुक्स है या फिर जो उनको रीडर्स है पढ़ने वाले, उनका भी नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। इस पे अलग अलग सोसाइटी पे, अलग अलग कास्ट पे, अलग, जैसे कि चिल्ड्रन हो गया, वुमेन हो गई, वर्कर्स हो गई, इन पे उनका अलग अलग प्रभाव पड़ा। तो जो चिल्ड्रंस है उन पे क्या हुआ, जो चिल्ड्रंस थे ना उनकी जो पढ़ाई है वो कंपलसरी कर दी थी। प्राइमरी एजुकेशन 5th तक तो एजुकेशन कंपलसरी कर ही दी थी लेट 19th सेंचुरी में। इसलिए जो चिल्ड्रन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीडर्स बन गए 19th सेंचुरी के, लेट 19th सेंचुरी में। तो अब क्या हुआ, एक तो स्कूल्स की जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो बनने स्टार्ट हो गई। और फ्रांस में है ना 1857 में एक चिल्ड्रंस की प्रेस सेटअप हो गई थी जिसमें नए वर्क्स थे, फेरी टेल्स थी, फोक टेल्स थी। हमने ग्रीम ब्रदर्स का भी नाम सुना है जर्मनी में, जिन्होंने बहुत सारी फोक टेल्स को इकट्ठा किया था और फिर उनको 1812 में पब्लिश कर दिया था। तो ऐसे ही जो चिल्ड्रंस की, इसलिए चिल्ड्रंस की अलग अलग टाइप्स की स्कूल टेक्स्ट बुक्स हो गई, फेरी टेल्स हो गई, अलग अलग टेक्स्ट बुक्स इन्वेंट होनी स्टार्ट हो गई थी।
और जो वुमेन है उनके लिए भी पेनी मैगजीन्स पॉपुलर हो गई थी। इसमें जो वुमेन है उनका प्रॉपर बिहेवियर और हाउस कीपिंग के लिए जो हमारी घर की घरेलू जिंदगी है उससे रिलेटेड भी बुक्स आनी स्टार्ट हो गई थी, मैगजीन्स आनी स्टार्ट हो गई थी। अब वुमेन जो थी वो रीडर्स के साथ साथ राइटर्स भी थी। बहुत सारी वुमेन नोवेलिस्ट थी जिन्होंने एक वुमेन को है ना एक अलग ही टाइप की उनको डिफाइन किया अलग ही तरह से, जैसे कि उस वुमेन में स्ट्रेंथ है, डिटर्मिनेशन है, पावर है, इच्छा है। तो उन्होंने ना वुमेन को एक अलग ही तरह से डिफाइन किया। 17th सेंचुरीज में लाइब्रेरीज सॉरी, तो वो भी स्टार्ट हो गई थी। 19th सेंचुरी आते आते तो जो ये थी हमारी, इन्होंने एज वर्कर्स को, आर्टिशंस को, मिडिल क्लास को तो 19th सेंचुरी आते आते जो लाइब्रेरीज थी इनमें ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन गया था, वर्कर्स हो गए, आर्टिशंस हो गए या फिर वर्किंग क्लास हो गई, इनको एजुकेट करने का एक इंस्ट्रूमेंट बन गया था। जो अब 19th सेंचुरी मिड 19th सेंचुरी में पहले तो वर्कर्स काम करते थे, अपने वर्किंग आवर्स के बाद भी वो अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए भी टाइम निकाल लेते थे और उन्होंने अपनी बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज भी लिखी हैं। तो हमारा जो प्रिंट कल्चर था उससे चिल्ड्रंस की, वर्कर्स की और वुमेन की लाइफ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, उनकी लाइफ चेंज हुई है। कुछ और भी इनोवेशंस हुए थे, जैसे कि लेट 18th सेंचुरी आते आते है ना, पहले जो हमारी प्रेस थी वो अब प्रेस हमारी मेटल की बनने स्टार्ट हो गई थी। अब 19th सेंचुरी में एक हमारे रिचर्ड एम होए थे न्यूयॉर्क के, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो पावर ड्राइवन सिलेंड्रिकल प्रेस है उसको उन्होंने परफेक्ट किया था। इससे 1 घंटे में 8000 शीट्स प्रिंट होने लग गई थी न्यूज़पेपर की। 1 घंटे में 8000, कहाँ बाइबल की 186 कॉपीज 3 साल में बनी थी और अब 1 घंटे में 8000 कॉपीज बननी स्टार्ट हो गई थी। तो अब देखो प्रिंट का कितना ज्यादा चेंज हो गया था, प्रिंट में, प्रेस में। ठीक है, अब 19th सेंचुरी में ऑफसेट प्रिंट डेवलप हुई और जो ये ऑफसेट प्रिंट थी ये 6 कलर एक टाइम पे कर सकती थी, ऑफसेट प्रिंट। 20th सेंचुरी में तो इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड प्रेस ही आनी स्टार्ट हो गई थी। पेपर को प्लेट्स की क्वालिटी, पेपर की क्वालिटी, सारी कलर्स की, अलग अलग कलर्स की क्वालिटी, सब कुछ चेंज होना स्टार्ट हो गया था। और क्या हुआ था, 1 घंटे में 8000 कॉपीज न्यूज़पेपर की, ये भी एक इनोवेशन था। तो बहुत सारे इनोवेशन हुए प्रेस को रिलेटेड। और फिर मैकेनिकल इम्प्रूवमेंट्स हुई, पब्लिशर्स ने, प्रिंटर्स ने अपने अलग अलग स्ट्रेटेजीज डेवलप की, अपने प्रोडक्ट्स को सेल किया, नॉवेल्स का टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया। और 1920 में इंग्लैंड में जो पॉपुलर वर्क्स थे ना उनको चीप सीरीज में बेचा जाता था और इन चीप सीरीज को बोलते थे शिलिंग सीरीज बोलते थे इनको। 20th सेंचुरी में एक डस्ट कवर और बुक जैकेट नाम का एक इनोवेशन हुआ था। तो ये डस्ट कवर या बुक जैकेट क्या होता है, डस्ट कवर या बुक जैकेट मतलब कि एक बुक के ऊपर एक कवर टाइप होता है, उसको हम बोलते हैं बुक जैकेट या फिर डस्ट जैकेट या फिर डस्ट कवर। 20th सेंचुरी में इसका इनोवेशन हो गया था। जब ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड आया था उस टाइम पे जो बुक की परचेजेज है उसमें बहुत ज्यादा डिक्लाइन आ गया और लोगों ने चीप पेपर वर्क को खरीदना स्टार्ट कर दिया था ग्रेट डिप्रेशन के टाइम। अब हमारा जो इंडिया है, इंडिया में भी प्रिंट कल्चर आया, तो इंडिया में इस प्रिंट कल्चर का क्या इम्पैक्ट पड़ा। मैन्युस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, मतलब अब इंडिया में है ना, पहले जो इंडिया हमें पता है, इंडिया में हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत ज्यादा होती थी, संस्कृत लैंग्वेज में, अरेबियन में, पाम लीव्स पे बनी हुई, पाम की जो पत्तियां होती है उन पे मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी।
तो इंडिया में बहुत ज़्यादा हैंड रिटन वर्क मैन्युस्क्रिप्ट्स थी। और 18th सेंचुरी में जयादेव के द्वारा गीता गोविंदा ये भी बहुत ज्यादा फेमस थी। और जो ये गीता गोविंदा थी ये भी पाम की लीव्स पे ही मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी हुई थी। तो हमें तकरीबन पाम की लीव्स पे या फिर हैंडमेड पेपर से पे ही इनका मैन्युस्क्रिप्ट्स का वर्क होता था इंडिया में। अब जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स बनती थी इनको क्या करते थे, या तो लकड़ी के कवर्स के बीच में इनको रख देते थे या फिर इनको है ना सीम देते, मतलब स्यू कर देते थे, सीम देते थे, जिसकी वजह से ये अच्छे से प्रिजर्व हो सके, खराब ना हो। और मैन्युस्क्रिप्ट्स जो लेट 19th सेंचुरी है उन तक कंटिन्यू हुई थी वो प्रोड्यूस होना। 14th सेंचुरी में हाफिज नाम के एक पोइट थे, उनके वर्क्स, उन्होंने बहुत सारे वर्क को कलेक्ट किया हुआ है। उनके वर्क्स को हम दीवान के नाम से भी बोलते हैं। पहले बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाई जाती थी, उनको बहुत ध्यान से हैंडल करना पड़ता था और उनको हम स्क्रिप्ट्स की तरह नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि उनका जो स्टाइल होता था वो लिखने का वो ही अलग होता था, उनका जो स्टाइल था वो ही डिफरेंट होता था। ठीक है, तो जो हमारे स्कूल्स होते थे, जो बंगाल साइड जो स्कूल होते थे, जो प्राइमरी स्कूल्स होते थे, जो बच्चे होते थे ना वो उन टेक्स्ट को पढ़ नहीं पाते थे, सिर्फ लिख पाते थे। बच्चे लिख सकते थे, उनको पढ़ा नहीं जाता था, क्योंकि वो स्क्रिप्ट्स है ना बहुत ज्यादा डिफरेंट स्टाइल में होती थी। ये हमारी ये बुक, इंडिया की बुक का ये एग्जाम्पल है मैन्युस्क्रिप्ट्स का। इनको हम लिख सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे। अब प्रिंट जो है वो धीरे धीरे इंडिया में आया। 16th सेंचुरी के मिड में पहली प्रिंटिंग प्रेस गोवा में हमारी सेटअप हुई थी, जब पोर्तुगीज ने ये सेटअप की थी। और इससे क्या हुआ था, जो हमारे वहां के गोवा के जो जैसे पृष्ठ थे उन्होंने कोंकणी सीखी थी और भाई उन्होंने प्रिंटिंग स्टार्ट की थी। पोर्तुगीज के द्वारा इंडिया में प्रिंटिंग स्टार्ट हुई थी। 1674 में 50 बुक कोंकणी और कनाडा लैंग्वेज में प्रिंट हुई थी। पहली तमिल बुक 1579 में और पहली मलयालम बुक 1713 में आई थी। तो पहली तमिल बुक तो आई थी 1579 में और पहली मलयालम बुक आई थी 1713 में। 1710 तक जो हमारे ये थे मिशनरीज थे, प्रोटेस्टेंट थे, इन्होंने 32 तमिल टेक्स्ट को प्रिंट कर लिया था। अब लेट 17th सेंचुरी में जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने भी प्रेस को इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। 1780 तक जो हमारे जेम्स हिकी थे उन्होंने वो एक बंगाल के जो वो थी वीकली मैगजीन थी उसको एडिट करना स्टार्ट कर दिया था। हमें बताया बंगाल में एक वीकली मैगजीन होती थी, तो उसको 70-80 तक जेम्स हिके ने एडिट करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने जो एक्सपोर्ट होता है, मतलब जो इंपोर्ट होता है स्लेव्स का, गुलामों का, उसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए, एडवर्टाइजमेंट्स दिए। और अब लेट 18th सेंचुरी आते आते क्या हुआ था, न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, ये सारी चीजें भी प्रिंट होने स्टार्ट हो गई थी। इंडियंस ने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे, जैसे कि गंगाधर भट्टाचार्य थे जो राजा राम मोहन रॉय के बहुत ज्यादा करीब थे। उन्होंने वीकली बंगाल गैजेटे, सबसे पहला इंडियन न्यूज़पेपर था वीकली बंगाल गैजेटे। तो अब रिलीज क्या हुआ था, हमें 19th सेंचुरी में भी बहुत ज्यादा रिलीजियस इश्यूज को लेके बहुत ज्यादा डिबेट्स चलती थी। कुछ लोग तो हमारे प्रिंट के फेवर में थे, कुछ फेवर में नहीं थे, जिनको लगता था इससे हमारी जो रिलीजियस अथॉरिटीज है, वो जो हमारे रूल्स हैं, जो हमारे नॉर्म्स है, वो फॉलो नहीं होंगे। तो हमें पता है कि जो हमारी ऑर्थोडॉक्स है या फिर रिलीजियस रिफॉर्मर्स है उनके बीच में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी अर्ली 19th सेंचुरी से ही लेकर। तो अब जो हमारे राजा राम मोहन रॉय है उन्होंने 1821 से सांबड़ कौमाडी को पब्लिश किया। 1821 से उन्होंने इसको पब्लिश करना स्टार्ट किया। सांबड़ कौमाड़ी जो था वो एक न्यूज़पेपर था जो कि राजा राम मोहन रॉय ने पब्लिश किया था। किसको लेके, कि जो सती प्रथा है उसको एबोलिश कर देना चाहिए। सती प्रथा के एबोलिशन को लेकर ये न्यूज़पेपर था हमारा सांबड़ कौमाड़ी।
1822 में दो पर्शियन न्यूज़पेपर्स, पर्शिया लैंग्वेज में दो न्यूज़पेपर्स पब्लिश हुए थे, जमी जहांनामा और शमसुल अखबर। 1822 में ही एक गुजराती न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था बॉम्बे समाचार। एक गुजराती न्यूज़पेपर और एक बॉम्बे समाचार स्टार्ट हुए थे। नॉर्थ इंडिया में जो उल्लामा थे, उल्लामा क्या होते हैं? लीगल स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम, मतलब जो हमारे इस्लाम है उसके जो कानूनी रूप से जो स्कॉलर्स है उनको हम उलामा बोलते हैं। उनको क्या लग रहा था कि जो मुस्लिम डायनेसिटी है वो हमारी कोलैप्स हो जाएगी और जो हमारे कॉलोनियल रूल था वो कन्वर्जन को एनकरेज करेंगे, मतलब जो उनका जो मुस्लिम रूल है या फिर जो उनकी डायनेस्टी है वो सारी खत्म हो जाएगी। इसकी वजह से नॉर्थर्न इंडिया में वो उनको लग रहा था, डर लग रहा था उनको। उन्होंने क्या किया? उन्होंने चीप प्रेसिस का यूज किया और उन्होंने बहुत सारी पर्शियन और उर्दू लैंग्वेज में बहुत सारी होली स्क्रिप्चर्स को उन्होंने ट्रांसलेट किया, प्रिंटेड न्यूज़पेपर्स में प्रिंट किया। तो उनको अपनी डर की वजह से उन्होंने इन सबको पब्लिश किया। 1867 में देओबंद सेमिनरी ने बहुत सारे फातवाज को, थाउजेंड्स ऑफ फातवाज पब्लिश किए। कि फातवाज क्या होते हैं? फातवाज होते हैं लीगल प्रोनाउंसमेंट ऑन इस्लामिक लॉ। उन्होंने ये बताया कि जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो उनका जो इस्लामिक डॉक्ट्राइन्स है उनके मीनिंग को बताया, इस्लाम के डॉक्ट्राइन्स के मीनिंग को बताया, उनकी प्रिंसिपल्स को बताया। 1867 में जो उन्होंने फातवाज पब्लिश किए थे। अब जो हमारे तुलसीदास की जो रामचरितमानस है उसका जो फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन है वो 16th सेंचुरी से आया है और वो कलकत्ता से आया। अब 19th सेंचुरी में बहुत ज्यादा जो चीप तरह के जो एडिशंस थे वो बिकने स्टार्ट हो गए थे। बहुत ज्यादा चीप टाइप के एडिशंस आते थे मिड 19th सेंचुरी में और मार्केट में वो ही ज्यादा मिलते थे। 1880s में जो नवाल किशोर प्रेस है लखनऊ में और श्री वेंकटेश्वर प्रेस बॉम्बे में, वो ज्यादा अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग प्लेसेस पर वर्क पब्लिश होना स्टार्ट हो गया था। ये जो कि 1867 में ये हुआ और 19th सेंचुरी में ये हुआ, ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा। अब जो ये हमारे प्रिंटिंग कल्चर थे ये इजीली अलग अलग बहुत जो हमारे इलिटरेट मैन थे या फिर जिनको जो एजुकेटेड नहीं थे, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, उनके लिए भी इनको ग्रुप्स में, जैसे कि हमने बोला ग्रुप्स में, टैवरन्स में इनको पढ़ाया जाता था। बोलते थे ग्रुप सभा में इनको पढ़ा जाता था। इसकी वजह से क्या हुआ? जो ये रिलीजियस टेक्स्ट थे ये एक लोगों के ना एक बहुत बड़े सर्कल तक पहुंचे। अलग अलग फिर डिबेट्स हुई, कंट्रोवर्सीज हुई, लोगों का अपना अलग एक नजरिया हुआ। तो जो ये हमारा प्रिंट था, इन्होंने अपने जो अलग अलग जो कम्युनिटीज थी उनके सिर्फ आइडियाज को कन्फ्लिक्ट नहीं किया, वो अपने अलग अलग ओपिनियंस को कन्फ्लिक्ट नहीं किया। उन्होंने ना इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग लोगों के, जैसे कि हमारा नॉर्थ इंडिया हो गया, साउथ इंडिया हो गया, उनके अलग अलग कम्युनिटीज को भी कनेक्ट किया। प्रिंट के आने से सिर्फ कन्फ्लिक्ट नहीं हुए, उन लोग भी कनेक्ट हुए। न्यूज़पेपर एक जगह से दूसरी जगह भी कन्वे हुए, न्यूज एक जगह से दूसरी जगह भी पहुंची। अब इससे क्या हुआ? जो हमारा पब्लिकेशन है उसकी एक नई फॉर्म आ गई थी। तो अब क्या हुआ? राइटिंग्स, जो रिटन वर्क होता था, जो प्रिंट होता था, उसमें एक्सपीरियंस होता था, इमोशंस होते थे, रिलेशनशिप्स होते थे, नोवेल लिखनी स्टार्ट हो गई थी, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज, और जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल मैटर्स हैं उनके बारे में। अब जो हमारे रीडर्स हैं उनको ह्यूमन लाइफ्स के बारे में, ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में एक अलग माइंड ओपन हो गया था रीडर्स का। अब एक नया विजुअल कल्चर हो गया था लेट 19th सेंचुरी तक आते आते।
तो अब हमारी जो प्रिंटिंग है उसकी बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ा, अब पिक्चर्स का यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। बहुत सारी कॉपीज रिप्रोड्यूस होती थी। जो हमारे बहुत सारे पेंटर्स हैं जैसे कि राजा रवि वर्मा हो गए या फिर और जो हो गए, उन्होंने अपने पॉपुलर आइडियाज़ को प्रोड्यूस किया और प्रिंट में पिक्चर्स को ड्रॉ किया, इमेजेस को प्रोड्यूस किया, ताकि जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी समझ पाए, और जो पुअर है उनके लिए चीप मैगजीन्स, सस्ती जो कैलेंडर्स वगैरह है बाजार में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, ताकि जो पुअर है वो भी उनको खरीद पाए। इससे एक जो हमारे ट्रेडिशंस है, रिलीजन है, पॉलिटिक्स है, सोसाइटी है, उनके रिलेटेड एक नया आइडिया शेप हुआ। ठीक है, तो अब 1870s तक जो कार्टून्स है वो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज से लेके पब्लिश होना स्टार्ट हो गए थे। इससे जो हमारे इसमें क्या दिखाता था कि जो हमारे एजुकेटेड इंडियंस है ना, वो अपने इंडिया के कल्चर को छोड़कर जो वेस्टर्न के जो क्लोथ्स हैं या फिर वेस्टर्न जो कल्चर है उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इससे हमारा जो कल्चर है या फिर जो सोशल चेंज है वो ज्यादा हो सकता है। तो ऐसे कार्टून्स दिखाते थे कि भाई पढ़े लिखे इंडियंस अपने इंडिया कल्चर को ना मानते वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा फॉलो कर रही है। अब ये हमारी एक पिक्चर है रवि वर्मा के द्वारा, ये राजा ऋतु ग्वाज को दिखाते हैं जो कि मदलसा की प्रिंसेस है और ये उनको रेस्क्यू कर रही है। अब वुमेन एंड प्रिंट, अब वुमेन का प्रिंट से क्या रिलेशन है या फिर क्या उनकी लाइफ पर इस चीज का इम्पैक्ट पड़ा, तो हमें पता है जो हमारी वुमेन है उसकी जो लाइफ है या फिर जो फीलिंग्स है वो अब बदलनी स्टार्ट हो गई थी। उन्होंने भी बुक्स लिखना पढ़ना स्टार्ट हो गया था। जो हमारे हस्बैंड्स थे या फिर जो फादर्स थे, उन्होंने अपनी लड़कियों को, बेटियों को, बीवियों को पढ़ाना, एजुकेट करना स्टार्ट कर दिया था। टाउन्स में, सिटीज में वुमेन्स के स्कूल हो गए थे, स्टार्ट हो गए थे, उनके लिए पढ़ना कंपलसरी हो गया था। उनको घर पे भी कुछ ये थे कि हम बाहर नहीं भेजेंगे, तो उनको घर पे भी पढ़ाया जाता था। अब जो हमारी मेंटेलिटी थी ना वो सबकी सेम नहीं थी। कुछ लोगों को ऐसा लगता था, कुछ कंजर्वेटिव हिंदूज थे, उनको ऐसा लगता था कि भाई जो एक पढ़ी लिखी जो लड़की है वो विधवा हो जाएगी, और मुस्लिम्स को लगता था कि जो पढ़ी लिखी लड़की है ना वो उर्दू रोमांसिस को पढ़ के खराब हो जाएगी। हिंदूज थे उनको लगता था कि पढ़ी लिखी लड़की विधवा हो जाएगी, और जो हमारे मुस्लिम्स थे उनको लगता था कि जो पढ़ी लिखी लड़कियां है ना वो उर्दू रोमांस को पढ़ेंगी तो इससे उनका दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसी एक स्टोरी है 19th सेंचुरी में। एक ईस्ट बंगाल की एक लड़की थी रसा सुंदरी देवी। वो एक यंग मैरिड गर्ल थी। वो ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड से बिलोंग करती थी। उन्होंने ना अपने किचन में पढ़ना लिखना सीक्रेटली उन्होंने पढ़ना लिखना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने ना अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी अमर जीबान के नाम से 1876 में। ये बंगाली लैंग्वेज में थी और ये फुल फ्लैज। इससे हमें पता चलता है कि उसने खुद सीक्रेटली ना किसी को बताए पढ़ना लिखना स्टार्ट किया, और वो भी ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड से बिलोंग करते हुए, और अपनी एक खुद की बायोग्राफी भी लिखी, ऑटोबायोग्राफी भी लिखी। 1860 में बंगाल में कैलाश बशीनी देवी ने बहुत सारी बुक्स लिखी वुमेन के डेली लाइफ एक्सपीरियंस, उनकी लाइफ में जो डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स आती है उनको हाईलाइट करते हुए। 1880s में महाराष्ट्र में ताराबाई शिंदे और पंडित रामाबाई ने जो हिंदू वुमेन है, जो अपर कास्ट हिंदू वुमेन है, जो विडो हो जाती है, उनमें ना हिंदूज में जब लड़की विडो हो जाती थी, विधवा हो जाती थी, तो उसके साथ उसकी लाइफ जो है बहुत ज्यादा मिजरेबल हो जाती थी। तो उसके बारे में, उसके विषय में उनको गुस्सा दिखा, मतलब उसके बारे में है ना लिखा कि ऐसा क्यों, उनके बारे में उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी। 1870s में लड़कियों की मैरिज, एजुकेशन, रीमैरिज को लेके कि अगर किसी की मतलब हस्बैंड की डेथ हो जाती है बाय चांस या फिर कुछ और हो जाता है तो उसकी रीमैरिज को लेके, इन सब के बारे में भी बहुत सारी बुक्स लिखी गई। राम चड्ढा ने पहली ऐसी फास्ट सेलिंग एक बुक प्रोड्यूस की जिसका नाम था स्त्री धर्म विचार। इसमें कि ये बताया कि वुमेन को कैसे ओबीडियंट वाइफ बनना चाहिए।
बहुत सी सस्ती सस्ती बुकलेट्स भी बेची गई ताकि लोगों को थोड़ी जानकारी मिले। अब एक वुमेन थी तमिल नोवेल में, उन्होंने कि जो हमारी वुमेन है ना, उनके लिए रीडिंग क्या है, मतलब उनके लिए जो ये पढ़ाई लिखाई है ये क्या मान्य रखती है। उन्होंने ये बताया था कि जो भाई उन्होंने लिखा कि है ना, बहुत सारे रीजंस की वजह से मेरा जो वर्ल्ड है वो बहुत छोटा सा है, और जो मेरी लाइफ की आधे से ज्यादा खुशी है वो मुझको बुक्स से मिलती है। इस सेंटेंस से हमें ये पता लग रहा है कि जो लड़कियां है या फिर जो वुमेन्स थी, उनकी लाइफ में रीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस थी, कि मेरी आधी से ज्यादा जो खुशियां है लाइफ की वो बुक्स से मुझे मिलती है। अब जो हमारा सेंट्रल कोलकाता था जिसका नाम था बटाला, वो उसका एक पूरा एरिया प्रिंटिंग के लिए, बुक्स की प्रिंटिंग के लिए डिवोटेड था। अब जो पैडलर्स थे, जो वो बुक्स थे, उनकी बुक्स की जो पब्लिशिंग थी उनको लेके जाते थे, और पैडलर्स अलग अलग जगह पे जाके उनको बेचते थे। अब प्रिंट और पुअर कल्चर, ये था वुमेन का, कि वुमेन का भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। अब हम देखते हैं कि प्रिंट का और पुअर पीपल का क्या था। अब 19th सेंचुरी में जो छोटी छोटी बुक्स थी, जो सस्ती सस्ती बुक्स थी, उनको वे बिकना स्टार्ट हो गई थी। अब 20th सेंचुरी में पब्लिक लाइब्रेरीज भी सेटअप होना स्टार्ट हो गई थी। पहले जो है ना, लाइब्रेरी को सेटअप करना था कि भाई अपनी शान शौकत को दिखाना, अब ऐसा नहीं था। अब पब्लिक के लिए भी लाइब्रेरीज को सेटअप करना स्टार्ट हो गया था, ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दे। विलेज, जो प्रोस्पेरस विलेजेस थे, वहां पर भी ये लाइब्रेरीज लोकेट होती थी। तकरीबन सिटीज और टाउन्स में होती थी, लेकिन विलेजेस में भी होनी स्टार्ट हो गई थी। लेट 19th सेंचुरी में जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, उसके ऊपर बहुत सारे एसेज लिखे गए थे, बहुत सारी बुक्स प्रिंट हुई थी। जो हमारे ज्योतिबा फुले हैं, हमें पता है, जो एक मराठा पियोनियर थे, उन्होंने कास्ट सिस्टम को लेके बहुत सारी बुक्स लिखी है, और कास्ट सिस्टम की इनजस्टिस को लेके उन्होंने अपनी बुक, उनकी एक बुक थी गुलामगिरी, उसमें गुलामगिरी जो उन्होंने 1871 में लिखी थी, तो उन्होंने कास्ट सिस्टम को लेके अपनी इस बुक में बहुत मूवमेंट्स के बारे में, बहुत चीजों के बारे में लिखा है, कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके साथ कितनी ज्यादती होती है, कितना ज्यादा इनजस्टिस होता है। 20th सेंचुरी में B.R. अम्बेडकर ने, और जो हमारे E.V. रामास्वामी नायकर है, जिनको हम पेरियार के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने कास्ट को लेके और उनकी राइटिंग्स को लेके बहुत चीजें लिखी, और इसको है ना पूरे ऑल ओवर इंडिया में पढ़ा गया था। तो अब हमारे एक काशी बाबा थे कानपुर मिल वर्कर के, उन्होंने छोटे और बड़े का सवाल 1938 में उन्होंने अपना ये वर्क पब्लिश किया था, जिसका नाम था छोटे और बड़े का सवाल। इसमें क्या था, जो हमारी कास्ट है और जो हमारे उनके साथ जो एक्सप्लॉइटेशन होता है, जो हमारे लोअर कास्ट के लोग हैं उनके साथ जो एक्सप्लॉइटेशन होता है, वो हमारे अमीरों के, पहले क्या होता था, अमीरों के टेंपल में नहीं घुस सकते थे, उनके साथ खाना नहीं खा सकते थे। तो ऐसे उन्होंने इस एक्सप्लॉइटेशन के बारे में इसमें अपना वर्क पब्लिश किया है। अब एक और हमारे मिल वर्कर थे, जो उनकी पोएम्स थी, और उन्होंने सुदर्शन चक्र के नाम के अंडर अपना काम किया था। उनकी बहुत सारी पोएम्स थी जो फेमस हुई थी, और उनके वर्क के कलेक्शन को हम सच्ची कविताएं के नाम से भी जानते हैं। 1930 में एक बेंगलोर के कॉटन मिल्क वर्कर थे, उन्होंने ना लाइब्रेरी सेटअप की, ताकि जो लोग बाग हैं, वो जो हमारे वर्कर्स हैं, वो एजुकेट हो सके। खुद को एजुकेट करने के लिए उन्होंने लाइब्रेरीज को सेटअप किया, बेंगलोर के कॉटन मिल वर्कर्स ने। और जो ये हमारे जो लाइब्रेरी सेटअप थी, ये सोशल रिफॉर्मर्स थे, उनके द्वारा बहुत ज्यादा स्पॉन्सर होती थी, ताकि लोगों में नेशनलिज्म का, नेशनलिज्म का, इन सब का आइडिया पहुंच सके लोगों तक, इसलिए सोशल रिफॉर्मर्स ने इनको स्पॉन्सर किया था। अब प्रिंट एंड सेंसरशिप, तो क्या होता था कि
जो हमारे 1798 से पहले जो हमारे हमें पता है ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम हमारे पे रूल करती थी, तो उस पे है ना उस टाइम पे जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको है ना इतना ज्यादा सेंसरशिप का डर नहीं था। वो उसने प्रिंट को लेकर कुछ रोक टोक नहीं कर रखी थी, रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी थी। तो क्या हुआ था उसके बाद, उसके बाद है ना कुछ ऐसे मेजर्स मतलब कुछ ऐसे वर्क्स आने लग गए थे जिससे है ना जो हमारी कंपनी थी उसको ये लगता था कि अगर ऐसे ही वर्क आते हुए तो जो इंग्लैंड है उसमें जो उसकी क्रिटिक्स को यूज करेंगे और उनकी जो इंडिया में जो ट्रेड मोनोपोली है उस पे से उनका जो क्या कहते हैं उस पे उनका अटैक होगा और जो ट्रेड मोनोपोली इंडिया में जो उनका रूल है उस पे उसका खतरा पड़ सकता है। तो 1820s में क्या हुआ, जो हमारी प्रेस फ्रीडम है, पहले प्रेस को लेकर फ्रीडम थी इंडिया में, फिर क्या हुआ जो प्रेस फ्रीडम है उसको लेकर कुछ रेगुलेशंस लगा दी गई और ऐसे वर्क्स को एनकरेज किया गया जिसमें जो ब्रिटिश रूल है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, उसको ऐसे दिखाया जाता है कि ब्रिटिश रूल में तो कोई नुकसान है ही नहीं, सब कुछ अच्छा अच्छा है। तो ऐसे वर्क्स को उन्होंने एनकरेज किया। तो 1835 में क्या हुआ, जो हमारे इंग्लिश के जो एडिटर्स थे या फिर जो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने क्या एग्री किया कि जो प्रेस रूल है उनको रिवाइज कर दिया जाए। और थॉमस मैकेलो थे, वो कॉलोनियल ऑफिशियल थे, उन्होंने कुछ ऐसे न्यू रूल्स को फॉर्मुलेट किया जिससे जो हमारी फ्रीडम्स है प्रेस को लेकर वो रिस्टोर हो गई। और 1878 में वर्नेकुलर प्रेस एक्ट को पास किया गया जो कि हमारे इरिश प्रेस रोज पे बनी हुई है। 1878 में वर्नेकुलर प्रेस एक्ट पास हुई थी। इसमें क्या हुआ, इसमें है ना कुछ राइट्स दिए जाते थे सेंसर रिपोर्ट्स को लेके, और जो ये हमारे कंट्रोल ये गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होते थे, ईस्ट इंडिया गवर्नमेंट जो थी उसके द्वारा होते थे। इसमें क्या होता था, जो भी कुछ पास होगा ना, मतलब जो भी कुछ हम प्रिंट करेंगे, न्यूज़पेपर्स वगैरह हम प्रोड्यूस करेंगे, वो पहले हमें गवर्नमेंट से पास करवाना पड़ता था और गवर्नमेंट एक ट्रैक इस सब ट्रैक्स का रिकॉर्ड रखती थी। और अगर जो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा लगेगा कि ये ऐसे पब्लिश नहीं होना था तो वो उसी वक्त बंद हो सकता है। एक बार क्या हुआ था, एक बार है ना एक रिपोर्ट जो है वो उसको सेडेशियस या फिर उसको वार्निंग मिली थी तो ये उसको बंद करने के, लेकिन उस वार्निंग को इग्नोर कर दिया गया था। उसके बाद ये प्रेस जो थी ये सीज हो गई थी। अब जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने कॉलोनियल ईस्ट इंडिया कंपनी के मिस रूल के बारे में और बहुत सारी नेशनल एक्टिविटीज को एनकरेज किया। इससे जो प्रोटेस्ट है उनकी एक न्यू साइकिल हो गई। अब क्या हुआ, जब पंजाब इसको रिवॉल्यूशनरीज को डिपोर्ट किया गया था 1907 में, तो जो हमारे बाल गंगाधर तिलक हैं उन्होंने है ना अपनी केसरी में उनके बारे में बहुत ज्यादा सिंपैथी से लिखा था। इससे क्या हुआ, इससे उनको है ना जेल हो गई 1908 में कि भाई इससे हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए। यही हमारा चैप्टर था। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है कि प्रिंट कल्चर कैसे आया हमारे यूरोप में, इसका यूरोप में, वर्ल्ड में, इंडिया में कैसा कैसा लोगों पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको कुछ डाउट्स हो देन डू कमेंट्स, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।